Okay, now let's start with the case laws. ठीक है, ये केस लॉज ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्टली तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं, रट्टो नहीं करना है कि केस लॉ कि मेरे को पूरा टू वर्ड रट्टो करना पड़ेगा, बॉस ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम केस लॉज पढ़ते हैं ना बेटा, तो केस लॉज में सिर्फ आपको जस्ट याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि क्या हुआ है एंड उसका डिसीजन सेबी ने क्या दिया था, बस उतना याद रखा है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना है। रट्टो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ समझ के लेना है कि ये केस लॉ है। ठीक है, ये देखो, ये अभी ये वाला केस लॉ है 17/2020 वाला है, मिस्टर विशाल विजय शाह। अभी नोटिस सी लिखा है मैंने, नोटिस सी जहाँ लिखा है उसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसके अगेंस्ट नोटिस दिया है, जिसको नोटिस दिया है। ठीक है, किसने नोटिस दिया, ऑब्वियसली मैम सेबी ने नोटिस दिया होगा ना, और किसी ने दिया होगा। तो दिस इज़ अ नोटिस गिवन बाय सेबी टू मिस्टर विशाल विजय शाह। अच्छा, होल टाइम मेंबर मतलब ऑब्वियसली सेबी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें एक होल टाइम मेंबर होता है। होल टाइम मेंबर ने मिस्टर विशाल विजय शाह को नोटिस दिया। मैम ये विशाल विजय शाह कौन था? ऑब्वियसली ही वॉज अ स्टॉक ब्रोकर, क्लियरली लिखा है ही वॉज अ स्टॉक ब्रोकर। अभी उसने क्या किया था, उसने बेसिकली क्या किया था ना, क्लाइंट के पास से कैश लेने की जगह पे उसने थर्ड पार्टी से कैश लिया हुआ था ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एंड इट इज़ क्लियरली सेट बाय सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आप जो भी क्लाइंट के पैसे हैं क्लाइंट के पास से ही लेना चाहिए। आपको कोई थर्ड पार्टी के पास से ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट नहीं लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर सपोज मेरा अकाउंट ओपन है, मेरे नाम पे अकाउंट ओपन है, ठीक है, और मैं शेयर्स ले रही हूँ, मैं डी मार्ट के शेयर्स ले रही हूँ, या तो फिर मैं रिलायंस के शेयर्स ले रही हूँ, या तो मैं इन्फोसिस के शेयर्स ले रही हूँ, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है मेरे नाम से, नम्रता के नाम से। तो जो भी पैसा मुझे ब्रोकर को देना है, इट शुड गो ओनली इन फ्रॉम माय अकाउंट, मेरे अकाउंट से वो पैसा जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में से वो पैसा नहीं जा सकता है, मतलब वो बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जा सकता है जिस पे अलोन मेरे हस्बैंड का नाम है, तो वो थर्ड पार्टी हो गया। सो नाउ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे थे पहले। ठीक है, बहुत हो रहे थे। लोग कैसे कर रहे थे, बहुत सारे जन ऐसे कर रहे थे कि मेरी मम्मी कुछ काम नहीं करती है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट मेरी मम्मी के नाम पे ले लिया। ठीक है, पैसा मैं भर रही हूँ बट मैं इन्वेस्टमेंट मेरी मम्मी के नाम पे ले लिया। वो सीनियर सिटीज़न है ताकि इनकम टैक्स में से उसको लायबल ना हो। सो लोग ऐसे बहुत फ्रॉड कर रहे थे, इसके लिए सेबी ने बोला थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर ने क्या किया, ये देखो क्लियरली, देखो उसने क्या किया, उसने पूरा गाइडलाइन से तोड़ा है। ठीक है, रिसीव द फंड्स द क्लाइंट एंड सेटलमेंट बैंक अकाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी के नाम से उसने क्लाइंट अकाउंट सेटल किया एंड कैश एंड मेड द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, पेमेंट भी उसने थर्ड पार्टी को किया ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। अरे इन शॉर्ट, आपने क्लाइंट के अकाउंट से डीलिंग किया ही नहीं है, डायरेक्टली आपने थर्ड पार्टी के अकाउंट से डीलिंग किया है, तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। प्लस उसने उसके अकाउंट में से बहुत सारा कैश भी विड्रॉ किया, बैंक अकाउंट में से, क्लाइंट के बैंक अकाउंट में से कैश भी विड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली ये गलत हुआ। सो मेन ये जो मैंने रेड में लिखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये जो काम किया है उसने गलत किया, ऑब्वियसली सेबी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, और सेबी ने बोला बॉस आपने ये थर्ड पार्टी के थ्रू फंड्स ट्रांजैक्शंस किया है, आपने जो फंड्स एक्सेप्ट किया है और आपने जो फंड्स दिया है वो आपने थर्ड पार्टी को दिया है रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट अकाउंट। सो आपको उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और उन्होंने कोई ऐसा चीज़ सबमिट नहीं किया या कोई ऐसा स्टेप्स नहीं लिया जिसके कारण ऐसा पता चला कि ये जो ट्रांजैक्शंस थे वैलिड थे।
प्लस जब भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उन लोगों ने मान लिया कि उन लोगों ने इरेगुलर ट्रांजैक्शन किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर द नोटिस इन द सबमिशन हैज़ इट सेल्फ एडमिटेड ऑफ डूइंग कैरिड आउट इलीगल प्रैक्टिसेस। और उसने सामने से मान लिया कि बॉस उसने वायलेशन किया है, उसने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। सो ब्रोकर्स के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट सेबी ने दिया था वो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। सो यहाँ पे देखो, नोटिस ही हैज़ वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज A1, 2 एंड 5 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट विच इज स्पेसिफाइड इन 2। मैम ये क्लॉज A1, 2 एंड 5 क्या है? सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी एक बार देख लो 1, 2 एंड 5 क्या है। 1 इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत ऑनेस्ट रहने का, ठीक है, आपको जो भी डीलिंग करने का वो एकदम फेयर डीलिंग होना चाहिए। आपको जब भी 2 है, आपको जब भी कोई भी काम करोगे विद ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू केयरफुली काम करने का और सारे सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने के, ठीक है। वो 5th है, यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो इन लोगों ने किया नहीं था, इसके लिए उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो। प्लस बीएससी ने भी जब इंस्पेक्शन करने आए तभी उन लोगों ने भी देखा कि नोटिसी ने ये चीज़ एक बार नहीं पर बार बार किया, रिपीटिवली उसने सेबी के सेबी के जो सर्कुलर्स थे, सेबी के जो गाइडेंस थे वो तोड़े हुए, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, बीएससी हैज़ अर्लियर कंडक्टेड द इंस्पेक्शन एंड अपॉन द कंसिडरेशन इट वॉज दैट, क्या लिखा है इन इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, क्या लिखा था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द वायलेशन वॉज कमिटेड बाय नोटिस सी इन इंस्टेंट प्रोसीडिंग्स आर रिपीटिव नेचर, मतलब बहुत बार किया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। सो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ और क्या ऑर्डर पास किया गया, ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटिस वॉज सस्पेंडेड फॉर 1 year। आई होप यू आर क्लियर विद दिस केस लॉ। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड केस लॉ, ठीक है। सेकेंड केस लॉ देखो कौन सी डेट का है, 5/6/2020। नरेंद्र सिंह तनवार प्रोप्राइटरी ऑफ मेसर्स कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नोटिस ही है, मतलब ऑब्वियसली सेबी ने उसको नोटिस भेजा है। सेबी के कौन से मेंबर ने, होल टाइम मेंबर ने उसको नोटिस भेजा। मैम अभी ये कौन था? ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र था। देखो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो मैम उसने किया क्या कि उसको नोटिस भेजा? उसने क्या किया पता है? उसने झूठे वादे किए, ठीक है। क्लाइंट को बोला कि बॉस अरे यार आई एम सो नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजमेंट देता हूँ कि लोगों को ह्यूज प्रॉफिट्स होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 4 महीने में एंड 10 दिन, देखो क्लियरली लिखा है इधर, देखो 4 months and 10 days मैं 28.8 lakhs करवा दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट का। आपको जस्ट नॉमिनल अमाउंट ऑफ 20,000 इन्वेस्ट करना है। अरे सबसे पहले तो मैं जाऊँ फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जाऊँगी ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जो सिर्फ 20,000 लेके 4 महीने और 10 दिन में 80 lakhs जितना इन्वेस्टमेंट मेरा पोर्टफोलियो इतना बढ़ा देगा। और तो उसने बोला बट मैं तो फ़ीस चार्ज करूँगा, तो उसका फ़ीस था 4,47,200, ठीक है। और उसने क्या बोला, उसने बोला क्लाइंट को कि बॉस एक काम करो, आप मुझे 1,30,000 एज एन इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे को दे दो, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे को दे दो 1,30,000। और वो बेचारा जो जिसने कंप्लेन लॉन्च किया और जिसने ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के गए, उसने बेचारे ने 1,30,000 दे दिया। अभी जिस दिन 1,30,000 दे दिया, फर्स्ट डे वो क्लाइंट को हेवी लॉस हो गया। वो जिसने कंप्लेन किया ना उसके अगेंस्ट, उसको हेवी लॉस हो गया। तो उसने बोला बॉस हमको आपके साथ करना नहीं है, आप एक काम करो, हमारा फ़ीस हमको वापस दे दो। तो ये भाई साहब ने मना कर दिया कि मैं आपको फ़ीस, वो रिफंडेबल नहीं है, मैं आपको फ़ीस नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली उसके क्लाइंट को आया गुस्सा, उसने सेबी को कंप्लेन किया, सेबी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। चलो देखते हैं क्या एक्शन लिया। ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, बहुत हेवी एक्शन लिया, उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया।
प्लस उसको कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, प्लस उसका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वर्ड वो किधर भी नहीं लिख सकता है एज उसके लेटर हेड पे, उसके वेबसाइट पे, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया। सो देख लो अभी क्या लिखा है, दो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एंड डिमांडेड नोटिस इन इंस्टा, हावेवर आफ्टर सफरिंग द लॉस ऑन वेरी फर्स्ट डे, जब ये सर्विसेज अवेल किया तो वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, द कंप्लेनेंट आस्क्ड द नोटिसी टू रिटर्न द अमाउंट बैक, कंप्लेनेंट ने बोला कि बॉस मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो नोटिसी refused to refund the money so taken as service fees, and obviously he stopped attending his calls, so he filed a complaint with SEBI, ठीक है। The complainant has forward to the notice for resolution and submitted action taken report in SEBI। स्कोर्स ऑब्वियसली हम करेंगे जब भी ओम्बड्समैन चैप्टर करेंगे, तभी तुमको स्कोर्स वर्ड समझ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया, फर्स्ट मैंने बोला उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सस्पेंड नहीं, कैंसिल ही कर दिया टोटली, ठीक है। एंड उसको इमीडिएटली बोल दिया यू सीज यानी स्टॉप फ्रॉम एक्टिंग एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किधर भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट मैनेजर या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते ऑन योर लेटर हेड, वेबसाइट, साइन बोर्ड और अदरवाइज। एंड ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट फॉर 2 years। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस। अच्छा, and during this period the existing holding of security including the holding of mutual fund of notice shall remain frozen। मतलब during the period of 2 years वो ना ही नए सिक्योरिटीज़ ले सकता है, ना ही पुराने सिक्योरिटीज़ बेच सकता है, तो वो कोई भी उसका जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग था ऑफ सिक्योरिटीज़, इवन म्यूचुअल फंड्स, उसके जो म्यूचुअल फंड्स थे वो फ्रोज़न हो गए, मतलब ना ही वो बेच सकता है, ना ही वो नए सिक्योरिटीज़ परचेस कर सकता है फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ना ही वो पुराने सिक्योरिटीज़ बेच सकता है, तो 2 year के लिए उसका इन्वेस्टमेंट फ्रोजन हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस पॉइंट। ओके, सो दिस कंप्लीट्स विथ माई सेकेंड केस लॉ। ना मैं थर्ड केस लॉ, अभी ये कौन सा है, 29/5/2020 वाला अरियंत कैपिटल मार्केट, ये नोटिस ही वर्सेस सेबी। अभी ये एजुडिकेटिंग ऑफिसर का है, ठीक है, मतलब एजुडिकेटिंग ऑफिसर, मैंने सेबी एक्ट में बोला है एजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है, ऑब्वियसली जो एजुडिकेट करता है, ऑर्डर पास करता है रिलेटिंग टू पेनल्टी, एंड ऑब्वियसली दे एजुडिकेटिंग ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय सेबी, ठीक है। तो सेबी ने एक एजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया है, एंड सेबी हैज़ अ पावर टू एजुडिकेट का मतलब होता है टू give the order and to impose the penalty on the person who have violated the rules and regulations। I hope I am clear with that। Okay, तो यहाँ पे सेबी ने ऑब्वियसली पेनल्टी इम्पोज किया, ठीक है। किसको मैम पेनल्टी इम्पोज किया, ऑब्वियसली ये अरियंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड को पेनल्टी इम्पोज किया। अच्छा मैम, ऐसा मतलब क्या उसने क्या पेनल्टी इम्पोज किया, ठीक है। उसमें क्या किया था ना, सेबी कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन, उसने है ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। ओके, नाउ ये क्या हुआ था, इसमें अरियंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड में क्या हुआ था बेसिकली कि सेबी ने पेनल्टी इम्पोज किया ऑन द स्टॉक ब्रोकर। मतलब मैम अरियंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर था, करेक्ट, ही वॉज अ स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। अभी उसने क्या किया था, उसने है ना एक सिक्योरिटीज़ था, मोरोयो इंडस्ट्री लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने क्या किया था ना, उसने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया था उसमें। मैम तो ट्रेडिंग करना गलत थोड़ी है, ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, बट फॉल्स मार्केट क्रिएट करके ट्रेडिंग करना गलत है। उसने क्या किया था, Jan 15, 2013 से लेके August 31, 2014 तक उन लोगों ने ये शेयर्स का इतना ज़्यादा ट्रेडिंग किया था, ऑन एन एवरेज एवरी डे 1300 to 1400 शेयर्स वो लोग परचेस कर रहे थे, ठीक है।
उन लोगों ने थोड़े थोड़े फेजेस में डिवाइड करके उन लोगों ने ये मोरैया इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स परचेस किया। 1 Feb ऑलमोस्ट जैन से स्टार्ट हुआ टिल नवंबर, मतलब जैन 15 से स्टार्ट हुआ टिल ऑलमोस्ट समझो नवंबर 2013 तक उन लोगों ने ऑलमोस्ट 1,45,000 शेयर्स प्लस 900 एंड समथिंग 926 शेयर्स का उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया था जस्ट टू क्रिएट अ फॉल्स मार्केट। अभी उन लोगों ने वो फॉल्स मार्केट क्रिएट किया और ये मोरैया इंडस्ट्री लिमिटेड का प्राइस बहुत हाइट हो गया। ठीक है, सो ये तो गलत है यार, तुमने ऐसा किया तो ये तो गलत है। तुम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स मार्केट क्रिएट करने के लिए ट्रेडिंग किया ताकि मोरैया इंडस्ट्रीज़ का शेयर का प्राइस बहुत बढ़ जाए, तो ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ यू। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेबी को पता चला, सेबी ने सारे ट्रांजैक्शन देखे, पता चला, तो सेबी ने वहाँ पे एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया। अभी सेबी के पास पावर है बेटा, सेबी का पावर है कि सेक्शन 15I में सेबी को पावर दिया गया है। ठीक है, ऑफ विच एक्ट बेटा? सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992 में सेबी को पावर दिया गया है कि बॉस वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे दे कैन अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज़ अ पावर टू इम्पोज पेनल्टी। अगर किसी ने गलत काम किया है तो ऑब्वियसली दे हैव अ पावर टू इम्पोज पेनल्टी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने वो ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया। ओके, डन। ओके, नाउ कौन सा पेनल्टी इम्पोज किया, अंडर व्हाट सेक्शन पेनल्टी इम्पोज किया? सेक्शन 15HB के अगेंस्ट। 15HB ऑफ विच एक्ट? ऑब्वियसली मैम सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992 के अगेंस्ट पेनल्टी इम्पोज किया। अभी सेबी एक्ट में क्या लिखा हुआ है? अभी याद रखो, सेक्शन 15A से लेके सेक्शन 15HB तक पूरा पेनल्टी के सेक्शंस हैं। ठीक है, 15A, 15B, C, D, E, F, G, H, HA, HB, इतने सारे पेनल्टी के सेक्शन। अभी 15HA तक प्रिसाइज पेनल्टी है, मतलब ये किया तो ये पेनल्टी। जैसे A है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया तो ये पेनल्टी। B है कि आपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया तो ये पेनल्टी। C है आपने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं किया तो ये पेनल्टी। ठीक है, तो वैसे D, E, F, G, H, HA तक प्रिसाइज पेनल्टीज है। 15HB बोलता है कि वेयर देयर इज़ नो सेपरेट पेनल्टी, मतलब कोई पेनल्टी जो अबाव पेनल्टीज़ में कवर नहीं होता है या अबाव ऑफेंस में कवर नहीं होता है, जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं बनाया गया है। ठीक है, सो वेयर देयर इज़ नो सेपरेट पेनल्टी, उसके ऊपर 15HB एप्लीकेबल होगा, जिसका पेनल्टी का अमाउंट मिनिमम 1 लाख है, मैक्सिमम 1 करोड़ है। ठीक है, ओके। सो अभी आई होप यूर बेस इज क्लियर। तो एक बार देख लें क्या लिखा हुआ है। देखो उसने क्या किया ना, इन्वेस्टिगेशन किया, तभी ट्रेडिंग देखा। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स सेबी इनिशिएटेड एडजुडिकेटिंग प्रोसीडर्स अगेंस्ट अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड अंडर 15HB, बोला पेनल्टी का सेक्शन है 15HB, जहाँ पे नो सेपरेट पेनल्टी है, इसके लिए 15HB का पेनल्टी लगाया उन लोगों ने कि बस उन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। ब्रोकर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उन लोगों ने उनको ड्यू डिलिजेंस A2 मतलब ड्यू डिलिजेंस में काम करना चाहिए था, ठीक है, उन लोगों ने नहीं किया, इसके लिए उसने तोड़ा है। एंड फिर यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे सेबी ने क्या 15I के अंदर एजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया और एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाया ऑफ ₹5 लाख
जो उसको पेमेंट करना पड़ा, द नोटिसी शैल रिमिट एंड पे द सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद इन 45 days of the receipt of this order और बाय May 31st विच एवर इज़ लेटर। मतलब द ऑब्वियसली जैसे ऑर्डर आया उस दिन से विद इन 45 days में पेनल्टी पे करना पड़ेगा, या तो 31st May तक पेमेंट करना पड़ेगा, विच एवर इज़ लेटर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला है 24/12/2019 को, ये स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च अपीलेंट एंड रिस्पॉन्डेंट। अभी अपीलेंट कौन होता है, रिस्पॉन्डेंट कौन होता है, अपील कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे सिखाया 15I पे सेबी को पावर है टू अपॉइंट एन एजुकेटिंग ऑफिसर। तो एजुकेटिंग ऑफिसर इज़ नथिंग बट अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेबी, तो वो सेबी का ही आदमी है, मतलब इन शॉर्ट सेबी ही है एक्चुअली। ठीक है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, you have an option to file an appeal with SAT, that is Securities Appeal Tribunal। ठीक है, SAT के पास आप जा सकते हो। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये केस में क्या हुआ था, ये जो कंपनी है स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च, एजुकेटिंग ऑफिसर ने इसके ऊपर 40 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया था। किसके ऊपर मैम? 40 लाख का, ये स्टार मार्केट पे 40 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया था। ऑब्वियसली दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, सो दे फाइल्ड एन अपील विद सैट। अभी उसने अपील फाइल किया ना, स्टार मार्केट ने अपील फाइल किया, तो ऑब्वियसली वो अपीलेंट हो गए। सो दे आर अपीलेंट। किसके अगेंस्ट फाइल किया? सेबी के अगेंस्ट। एजुकेटिंग ऑफिसर मतलब सेबी के अगेंस्ट, राइट। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो रिस्पॉन्डेंट हो गया। ठीक है, तो देखो स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च ब्रैकेट में अपीलेंट, दे हैव अपील्ड टू सैट, वो अगेंस्ट सेबी। अच्छा, कितना पेनल्टी इम्पोज किया था? मैंने बोला 40 लाख का पेनल्टी एजुकेटिंग ऑफिसर ने इम्पोज किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़े थे, ये उनके ऊपर एलिगेशंस था। अभी तुम यहाँ पे देखोगे उसके जो रेगुलेशंस है 15, 16 एंड 17, ठीक है, उनके रेगुलेशंस 15, 16 एंड 17 क्या बोलते हैं कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हो तो आपको रिस्क को, एज को, इनकम को, सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको ये करना पड़ेगा। 15 इज़ नथिंग बट कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। 16 बोलता है यू हैव टू कंसिडर वेरियस फैक्टर्स एंड देन यू हैव टू गिव द एडवाइस टू द इन्वेस्टर्स। इतना सब करने के बावजूद भी उन लोगों ने ये सब काम किया। देखो क्या किया, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग रिस्क प्रोफाइल। मतलब सबको एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैं बोल रही हूँ मुझे रिस्क नहीं लेना है, फिर भी मेरे को भी वही टाइप ऑफ प्रोडक्ट किया। एक बंदे ने बोला मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, फिर भी उसको भी वही टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किया, मेरे को भी वही टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किया। मतलब हम दोनों का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, स्टिल हम दोनों को एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किया। अरे ऐसे नहीं होता ना। Whenever you give the advice, you have to consider the age factor, you have to consider the income factor, you have to consider the risk taking factor। उसने कंसिडर ही नहीं किया, प्लस उसने क्लाइंट के पास से बहुत हाई फीस चार्ज किया। आप फीस चार्ज करो बट अनरीजनेबल एंड हाई फीस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। एडवांसेस आपने ले लिया फॉर फ्यूचर सर्विसेज। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को आपने ऐसी स्कीम बता दी विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर देम एट ऑल। तो आपने इतने सारे वायलेशंस किए, इसके लिए एजुकेटिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर 40 लाख का पेनल्टी लगाया। अभी वो लोगों ने अपील फाइल किया टू सैट। सैट को लगा कि यार ये तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च, ये तो बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है जिसका ईयरली एनुअल प्रॉफिट 30 लाख है, जिसका बहुत स्मॉल नेटवर्थ है, उसका जिसका एनुअल प्रॉफिट 30 लाख है,
तो तुमको नहीं लगता एजुकेटिंग ऑफिसर ने 40 lakhs पेनल्टी इम्पोज करके थोड़ा हार्श डिसीजन लिया हुआ है? and the penalty is very disproportionate to what the income has been earned. 30 lakhs मैंने कमाया हो तो 40 lakhs में पेनल्टी भरूंगी, ये तो गलत हो जाएगा. इट विल बी इनजस्टिस ऑन मी. तो यहाँ पे सैट को लगा कि जो एजुकेटिंग ऑफिसर का डिसीजन था वो डिसीजन थोड़ा हार्श था, डिस्प्रपोर्शनेट था. इसके लिए उसने पेनल्टी फ्रॉम 40 lakhs रिड्यूस किया टू 20 lakhs. सो देखो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, अपीलेंट फाइल एन अपील एंड अपील वॉज पार्टली अलाउड. कैसे? सैट को लगा इट वॉज टू हार्श एंड टू डिस्प्रपोर्शनेट, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट वॉज अबाउट 30 lakhs in a year and very small net worth. इसके लिए ही रिड्यूस द पेनल्टी फ्रॉम 40 lakhs to 20 lakhs. Okay. Now 31(3). Now next case laws. This is the last case law. JP Capital Services Limited versus SEBI. Obviously उसको नोटिस मिला था. किससे नोटिस दिया था? SEBI ने उसको नोटिस दिया था. ये कौन है? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है. ठीक है, मैंने डिपॉजिटरी एक्ट में तुमको कराया है. देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया. आई होप सबको पता है. ठीक है, NSDL है, NCDSL है. उसके अंदर होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होते हैं एंड डिपॉजिटरी उनके प्रिंसिपल होते हैं. ठीक है, अभी ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को या तो NSDL या तो CDSL के अंडर रजिस्टर होना ही पड़ता है. ठीक है, मतलब दे कैन बी एजेंट ऑफ आइदर NSDL और CDSL और बोथ करेक्ट, बट होना तो पड़ता ही है. And they also have to register themselves with SEBI as a depository participant. तो ही वो लोग ब्रोकर और वो सब बन सकते हैं. तुम उधर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो. ठीक है, सो ये जो JP कैपिटल था, उन लोगों ने, हम लोग इसको शॉर्टकट में JCSL बोलते हैं. देखो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्टकट में JCSL. ठीक है, तो JCSL ने क्या किया हुआ था? JCSL was registered with SEBI obviously and was a agent of both NSDL and CDSL. मतलब वो दोनों में रजिस्टर्ड था, NSDL में भी रजिस्टर्ड था एंड CDSL में भी रजिस्टर्ड था. अभी ऑब्वियसली उसको पहले SEBI के पास रजिस्ट्रेशन किया, 5 years का उसका रजिस्ट्रेशन का था, वो क्लियर हो गया. फिर बाद में उसने वो 5 years और रिन्यू कराया, उसका रजिस्ट्रेशन 5 years और रिन्यू कराया. ठीक है, तो चलो फर्स्ट पैराग्राफ पहले देख लेते हैं क्या लिखा है. JCSL ने क्या किया? ऑब्वियसली अपने आप को रजिस्टर इनिशियली फॉर 5 years रजिस्टर किया, विच वॉज वैलिड अप टू August 10, 2011. फिर वापस उसने रिन्यू किया एंड विच वॉज वैलिड अप टू August 10, 2016. अभी मीनवाइल अप्रैल 2016 में, मतलब 5 April 2016 में CDSL ने एक लेटर भेजा किसको? SEBI को, और बोला कि बॉस हम लोगों ने इसके सर्विसेज टर्मिनेट कर दिया है. JCSL की जो सर्विसेज है जिसके हम लोगों ने उसके साथ अग्रीमेंट किया था, हम लोगों ने उसका अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है और हम लोगों ने उसको एजेंसी से निकाल दिया है बॉस. ठीक है, क्योंकि उसने नॉन कंप्लायंस किया था. किसका? ऑब्वियसली बायलॉज का. बायलॉज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ CDSL के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका नॉन कंप्लायंस किया था. इसके लिए हम लोगों ने अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया और हम लोगों ने उसको एजेंसी से निकाल दिया. ये हुआ 5 April 2016 को. ठीक है, 10 August तक उसका वैलिड था, बट उसके बीच में ये हो गया. ओके, अभी CDSL ने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया कि बॉस उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर दो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. बट SEBI ने नहीं किया क्योंकि वो NSDL के अंडर भी रजिस्टर्ड था. तो NSDL में मतलब इमीडिएटली 22 April, मतलब 5 April के बाद इमीडिएटली 22 April को NSDL ने भी SEBI को इन्फॉर्म किया कि बॉस हमने भी उसका अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है JCSL का, क्योंकि अगेन उन लोगों ने नॉन कंप्लायंस किया है ऑफ वेरियस बायलॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ NSDL. ठीक है, इन शॉर्ट दोनों का अग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया.
अभी ही इज़ नो मोर द एजेंट ऑफ CDSL ऑल्सो, ही इज़ नो मोर द एजेंट ऑफ NSDL ऑल्सो। तो ऑब्वियसली एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट, तो उसका लाइसेंस भी टर्मिनेट हो गया। बट गलती उसने किया कि उसने सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया। सेबी को पता चला थ्रू CDSL एंड NSDL। ये गलत है ना। अभी तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिपॉजिटरी ने एक्शन लिया हुआ है तो आपका ड्यूटी होता है कि आप सेबी को इन्फॉर्म करो कि मेरे अगेंस्ट ऐसे ऐसे एक्शन लिया है क्योंकि मैंने नॉन कंप्लायंस किया हुआ है, ठीक है। अरे क्यों वेट करना कि NSDL आके बोलेगा, आप ही इन्फॉर्म कर दो ना सेबी को। बट उसकी गलती वही हुआ, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, एंड ही फेल टू इन्फॉर्म सेबी अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट विद NSDL एंड CDL। तो सेबी ने ऑर्डर दिया, बस ये तो गलत है, आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। मतलब आपने वायलेशन किया ऑफ क्लॉज नंबर 14 कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और मतलब क्लॉज नंबर 14 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या बोलता है कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने डिपॉजिटरी ने एक्शन लिया हुआ है तो यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म सेबी रिगार्डिंग सच एक्शन बी विच इज़ बीइंग टेकन बाय डिपॉजिटरी। तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया, मतलब आपने सेबी को इतनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये तो गलत हो गया। तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले इमीडिएटली उसका लाइसेंस नंबर ये वाला विथ इमीडिएट इफेक्ट टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। क्लियर? दिस कम्स टू एन एंड विद द केस लॉ। अच्छा, दिस इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशन पर्पस। एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरे चैप्टर्स में भी आएंगे हमको SRO, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो, SRO इज़ नथिंग बट एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे इंटरमीडियरीज होते हैं मेंबर्स, ठीक है, एंड दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी। स्टॉक एक्सचेंज इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ SRO, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये SRO का मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी जब मैं इनसाइडर ट्रेडिंग और वो सब कराऊँगी तभी। I hope you understood this chapter of security market intermediaries. This comes to an end with security market intermediaries.